दोस्तों टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकंठ शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम बात करने वाले हैं जो भारत के जो भौतिक प्रदेशों की हम चर्चा कर रहे थे और भौतिक प्रदेशों में जो भारत के जो प्रायद्वीप के पठार की हम बात कर रहे थे उसकी हम बहुत ही डिटेल से हम चर्चा करेंगे। और इसका जो हमें आज लास्ट वीडियो रहेगा, इसमें हम जो प्रमुख जो इसके पठार हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हमने एक बात की थी इस कर्नाटक के पठार की और आपके जो दक्कन का पठार है इसकी हमने बात कर ली है। और आपका जो बघेलखंड और बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार की हम बात कर लिए। आज का वीडियो उसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं, आज हम मालवा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है और दंडकारण्य का पठार है, साथ ही हम मेघालय और आपका शिलांग का पठार की हम बात करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को आप लगातार प्रेस कीजिएगा ताकि जो यहाँ से नया वीडियो में यहाँ से अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे मालवा के पठार की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं मालवा के पठार से, उस सभी पठारों को आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे मालवा के पठार की बात करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये मालवा का पठार है, मालवा का पठार। ठीक है, देखिएगा मालवा का पठार है, इसकी क्या क्या बात है। सबसे पहले मालवा के जो पठार है, इस मालवा के पठार की अगर हम इसका विस्तार अगर देखिएगा, ये जो मालवा का जो पठार है अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, जो अरावली पर्वत रेंज है और जो विंध्याचल जो रेंज है यानी पर्वत श्रृंखला, इन दोनों जो पर्वत श्रृंखला इसके मध्य इसका विस्तार है। देखिएगा यहाँ का मालवा का जो पठार है, इसके जो उत्तर और पूर्व में आपकी जो अरावली पर्वतमाला है, ठीक है, और इसके दक्षिण के अंदर आपकी विंध्याचल पर्वतमाला है। कहने का मतलब है यानी कि अरावली पर्वत, देखिएगा अरावली पर्वतमाला, ठीक है, और आपकी विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य स्थित है। तो इसकी पहली विशेषता होगी स्थित है, यानी फर्स्ट विशेषता क्या होगी, अरावली पर्वतमाला और जो आपकी विंध्याचल पर्वतमाला इसके मध्य इसका क्या है, विस्तार है। ठीक है, देखिएगा जो आपका जो मालवा का जो पठार है, इस मालवा का पठार के ढलान की अगर हम बात करें, जिस तरह हमने पूरे प्रायद्वीप भारत के प्रायद्वीप के पठार की बात अपनी की थी, जो इस प्रायद्वीप पठार में आपके जो सतपुड़ा पहाड़ी, सतपुड़ा के उत्तर में इस प्रायद्वीप पठार का ढलान उत्तर की तरफ है और दक्षिण का इसका जो ढलान है वो पूर्व की तरफ है। ऐसे ही अगर हम मालवा के पठार की अगर बात करें तो मालवा के पठार का जो ढलान है वो किस तरफ है, उत्तर दिशा में। तो कहने का मतलब है इस पठार का ढलान यानी कि इस पठार का क्या है, ढलान किधर है, उत्तरी ऐसे उत्तर दिशा की तरफ है। ठीक है, यानी कि जो आपकी उत्तर दिशा है यानी कि नॉर्थ वाली दिशा है, इस नॉर्थ वाली दिशा में इसका क्या है, ढलान है। तो दो बात हमने बात कर लिए, एक तो अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य है और इसका जो विस्तार है, इसका जो उसका जो ढलान है वो उत्तर दिशा की ओर है। देखिएगा इस पठार का निर्माण भी यानी कि जो मालवा का जो पठार है, इस मालवा के पठार का निर्माण भी ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ है। यानी इसके निर्माण की हम बात करें तो देखिएगा, निर्माण की अगर बात करें, निर्माण इसका आपका इस मालवा के पठार के निर्माण की अगर बात करें तो इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से हुआ है। ठीक है, तो ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से हुआ है। तो यहाँ पर भी कौन सी मृदा है, काली मृदा है। ठीक है, यानी कि काली मृदा का निर्माण हुआ, क्योंकि मैंने आपको दक्कन ट्रेप में बता दिया कि इसमें इसका निर्माण भी ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है और यहाँ पर लावा निर्मित जो बेसाल्टिक चट्टानें हैं उस चट्टानों का निर्माण होने से क्या है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण है और अपर्दन और अपक्षय के माध्यम से इसका निर्माण, काली मृदा का निर्माण। तो यहाँ पर भी मालवा का जो पठार है उस पर भी क्या है, काली मृदा का निर्माण है, क्योंकि इसका निर्माण भी किसके माध्यम से हुआ है, ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिएगा इस पठार से
बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता ही रहता है डियर फ्रेंड्स। देखिएगा, इस पठार से 3 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, देखिए एक तो कौन सी नदी, एक तो आपकी जो चंबल नदी है, इसका इसका यहाँ से उद्गम हुआ है, एक आपकी बेतवा नदी का और एक काली सिंध नदी का क्या है उद्गम हुआ है। तो इस पठार से 3 नदियों का क्या हुआ उद्गम। तो देखिएगा, मालवा के पठार से 3 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा कौन कौन सी नदी 3। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट नदी है चंबल नदी, चंबल नदी फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर है बेतवा, बेतवा नदी। और थर्ड नंबर पे आपकी क्या है, काली सिंध नदी, काली सिंध नदी। ठीक है, तो ये तीनों ही नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, तीनों ही नदियां किसी चंबल नदी, बेतवा नदी और काली सिंध नदी इससे निकली है, इस मालवा के पठार से इसका उद्गम हुआ है। देखिएगा, सबसे ज्यादा हम जो चंबल नदी की अगर बात करें तो जो चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं, ये सहायक नदियां भी लगातार इसे जो इस मालवा का पठार है इसका अपर्दन कर रही है। वैसे मोस्टली सर्वाधिक अपर्दन करते हैं चंबल नदी, किसका, इस मालवा के पठार का। और इससे की सहायक नदी भी कहने का मतलब है बेतवा और काली सिंध भी नदी क्या करती है, इसे मालवा का पठार का क्या करती है, अपर्दन करती है। और इस अपर्दन से, इस अपर्दन को क्या कहते हैं, अवनाली का अपर्दन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अवनाली का अपर्दन। इसको क्या कहते हैं, अवनालिका, अवनालिका अपर्दन उसको कहते हैं। तो चंबल नदी इसे जो आपका मालवा का पठार है, ये पठार को लगातार इसका अपर्दन कर रही है, इसलिए इस अपर्दन को अवनालिका अपर्दन भी कहते हैं। यानी कि मालवा के पठार में क्या होता है कि इस अवनालिका अपर्दन को अलग अलग नामों से भी जानते हैं। यानी इसको हम राजस्थान में इसको बीहड़ कहते हैं और इसको उत्खात भूमि भी कहते हैं, साथ ही उसको खड भूमि भी कहते हैं। तो इसको किस किस नाम से जानते हैं, देखिएगा, इस अवनालिका अपर्दन को क्या कहते हैं, यानी एक तो उत्खात भूमि, ठीक है, इसको बीहड़ भी कहते हैं, बीहड़ कहते हैं। तो इस अवनालिका अपर्दन को उत्खात भूमि और बीहड़, उत्खात भूमि होती क्या है, जहां पर खेती बाड़ी यानी कि एग्रीकल्चर नहीं कर सके उसको उत्खात भूमि कहते हैं, यानी कि बैडलैंड भूमि कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बैडलैंड भूमि कहते हैं। ठीक है, और देखिएगा इसमें यानी कि जो इसका जो अपर्दन है, ये लगातार ये नदियां इसको काटती अपर्दन कर रही है। तो सर्वाधिक अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मालवा के पठार को सर्वाधिक अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है, यानी कि चंबल नदी। और चंबल नदी की सहायक नदी भी इसका काम करती है। जो आपको पता है, चंबल नदी राजस्थान में भी प्रवेश करती है, भैंस रोड से राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर यमुना नदी में जाकर ये क्या मिल जाती है, यानी कि यमुना नदी की ये सहायक नदी। और यमुना नदी किसकी सहायक नदी है, आपकी गंगा नदी की सहायक नदी। तो आपको नदियों वाला जो वीडियो आएगा उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको स्टडी करवाने वाले हैं। तो आपको ये मालवा का पठार अच्छी तरह समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम अगले पठार की बात करते हैं। देखिएगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा जो आपका जो दंडकारण्य का पठार है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये दंडकारण्य का पठार है, इसकी ज्यादा खास बात हम नहीं करेंगे, इसके विस्तार की हम बात करें। देखिएगा, दंडकारण्य का पठार, देखिएगा इस दंडकारण्य पठार की सिर्फ विस्तार की हम बात करें तो आपको पता होगा कि अगर आपको मैप का थोड़ा सा भी आपको नॉलेज है तो आप इसकी विस्तार की बात आप कर सकते हैं। देखिएगा, इसका विस्तार है एक तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, दूसरी बात अगर इसका ओडिशा में इसका विस्तार है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। देखिएगा, छत्तीसगढ़, देखिएगा इसका विस्तार कहाँ है, एक तो है छत्तीसगढ़ में। देखिए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यानी कि इसका विस्तार इन 4 राज्यों में। देखिएगा, यहाँ से ऐसे आपका छत्तीसगढ़ आएगा, ये आपका ओडिशा हो गया, इसके दक्षिण में आपको पता है आंध्र प्रदेश और इसके जो पश्चिम में आपका तेलंगाना है। ठीक है, जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से टूटकर बना है वो हम बात करेंगे आगे की, वैसे मोस्टली मैंने आपको बता भी दिया है। तो ये हो गया आपका मालवा का पठार। देखिए, 2 बात
ये दंडकारण्य का पठार को और मालवा का 2 पठारों की हमने बात करी। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पठार है, एक तो छोटा नागपुर का पठार और एक आपकी शिलांग के पठार की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम छोटा नागपुर के पठार की हम बात करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स के अंदर ये आते रहते हैं, तो आप इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ठीक है, तो आपका चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो हम छोटा नागपुर के पठार की बात करते हैं। देखिएगा, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, ये हम बात करेंगे। देखिएगा, छोटा नागपुर का पठार की अगर हम बात करें तो इसका विस्तार हम देखेंगे। सबसे पहले इसका विस्तार देखेंगे। देखिएगा, ये जो आपका छोटा नागपुर का जो पठार है, इसका विस्तार आपके एक तो झारखंड में है और इसका पश्चिमी बंगाल है, यानी कि इसका विस्तार है झारखंड। देखिएगा, एक तो झारखंड में इसका विस्तार है और एक आपका पश्चिमी बंगाल में इसका विस्तार है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 राज्यों में इसका विस्तार है। देखिएगा, यहाँ पे आपका झारखंड और आपके यहाँ पे आपका जो आपका पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल में इसका विस्तार है। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यह है कि इस पठार से 2 नदियां निकलती है। जिस तरह मैंने अभी मालवा के पठार से मैंने आपको बताया 3 नदियों का उद्गम होता है। एक तो आपकी जो काली सिंध नदी, एक बेतवा नदी, एक चंबल नदी है। इसी पठार से 2 नदियां निकलती, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो दामोदर नदी और एक आपकी स्वर्ण नदी, यानी कि 2 नदी, एक तो दामोदर नदी, एक स्वर्ण नदी। देखिएगा, दामोदर नदी और स्वर्ण नदी यानी कि 2 नदियों का उद्गम। देखिएगा, 2 नदियों का उद्गम। देखिएगा, 2 नदी यानी कि फर्स्ट नंबर पे आपकी क्या है, दामोदर नदी और दूसरी आपकी स्वर्ण नदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा, ये 2 नदी हैं। हम दामोदर नदी की हम बात करते हैं। देखिएगा, ये जो दामोदर नदी है, ये इस मालवा के पठार, छोटा नागपुर के पठार से ही निकलती है और यह नदी जो आपका जो छोटा नागपुर का पठार है, इस छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से एक ब्रह्मस घाटी में निकलती है। तो कहने का मतलब हो गया कि छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में ये डिवाइड करती है। देखिएगा, अब देखिए, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए। देखिएगा, ये आपका हो गया, ये छोटा नागपुर का पठार है, ये वाला। ठीक है, तो इसके बीचों बीच से कौन सी नदी निकलती है, आपकी दामोदर नदी निकलती है। देखिए, इसको बीचों बीच से एक दामोदर नदी निकलती है, ये बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच से। ठीक है, तो बीचों बीच से निकलती है, तो इसको 2 भागों में डिवाइड कर दी। इसके छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में डिवाइड कर दी। कौन सी नदी, आपकी दामोदर नदी है। ठीक है, देखिएगा, ऐसे 2 भागों में। तो देखिए, ये 2 भागों में डिवाइड, आप यहाँ पे समझिएगा आप इसको। ठीक है, देखिएगा, ये आपका कहने का मतलब छोटा नागपुर का पठार है। ओके फ्रेंड्स, देखिएगा, और इसके बीच से निकलती आपकी क्या है, दामोदर नदी। देखिएगा, यानी कि इसके बीच से आपकी दामोदर नदी निकलती है, ऐसे दामोदर नदी निकलती है। तो ये छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में डिवाइड हो गए, एक तो उत्तर वाला और एक दक्षिण। देखिएगा, इस उत्तर वाले को किस नाम से जानते हो, इसके दक्षिण वाले पठार को किस पठार के नाम से जानते हैं। देखिएगा, उत्तर वाला जो पठार है उसको हजारीबाग का पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हजारीबाग का पठार, और इसको रांची का पठार बोलते हैं, रांची का पठार। तो डियर फ्रेंड्स, आपने सुना होगा हजारीबाग का पठार और रांची का पठार, आपने शायद सुना होगा। तो ये रांची का पठार और हजारीबाग का छोटा नागपुर का पठार का ही ये हिस्सा है, क्योंकि इस जो छोटा नागपुर के पठार को दामोदर नदी क्या करती है, 2 भागों में क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देती है। इस नदी के उत्तर वाले भाग को हम हजारीबाग का पठार कहते हैं और दक्षिण वाले भाग को हम क्या कहते हैं, रांची का पठार कहते हैं। तो ये एक कौन सी भ्रंश, यानी कि भ्रंश रेखा में, यानी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। तो देखिएगा, ये जो उत्तर वाला है, ये उत्तर वाला है, इसको तो हम बोलते हैं हजारीबाग का पठार, उसको रांची का पठार, और ये भ्रंश घाटी में बहती है। तो कहने का मतलब है आपकी जो दामोदर नदी है, ये भ्रंश घाटी में बहती है। तो डियर फ्रेंड्स, आपसे एक क्वेश्चन है कि भारत की ऐसी कौन सी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती है। मैंने आपको बता दिया है, तो मैं आपको बता देता हूँ
हमारे भारत की 3 ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती है, यानी कि एक तो दामोदर नदी, एक आपकी नर्मदा नदी और एक ताप्ती नदी। तो 3 नदियां हैं, यानी कि भारत की 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती है। तो देखिएगा, एक तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी, एक तो आपकी दामोदर नदी, दामोदर नदी यानी दामोदर भ्रंश घाटी में बहती है, ऐसे लिख लेते हैं, दामोदर भ्रंश घाटी में बहती है दामोदर नदी। दूसरी है आपकी नर्मदा भ्रंश घाटी, नर्मदा भ्रंश घाटी, यानी कि नर्मदा नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है, उसको भ्रंश कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं इसको नर्मदा भ्रंश। एक है ताप्ती भ्रंश घाटी, ताप्ती भ्रंश घाटी। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है, यानी कि भारत की कितनी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती है। तो आपकी एक तो नर्मदा नदी है, एक आपकी एक तो दामोदर, एक नर्मदा और एक आपकी है कौन सी, आपकी ताप्ती नदी। तो कौन कौन सी नदियां हैं, 3 तो भ्रंश घाटी में थी, यानी कि नर्मदा भ्रंश घाटी में नर्मदा भ्रंश घाटी में तो आपकी नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। और दामोदर भ्रंश घाटी में आपकी दामोदर नदी, दामोदर नदी, और आपकी ताप्ती भ्रंश घाटी में ताप्ती नदी बहती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वैसे हम नदियों वाला टॉपिक आएगा, उसमें हम इसको बहुत ही डिटेल से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आपको याद रखना है कि आपकी जो छोटा नागपुर के पठार का विस्तार झारखंड और पश्चिमी बंगाल में है। 2 नदियां इसमें निकलती है, दामोदर नदी और एक स्वर्ण नदी है। तो दामोदर नदी है हजारी, जो आपके जो छोटा नागपुर का पठार है, इसको 2 भागों में डिवाइड करके, इसके उत्तर में हजारीबाग का पठार, इसके दक्षिण में आपका रांची का पठार भी इसको कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा, जो आपका जो हजारीबाग का पठार है, यहाँ पर भी आपको पता, मैंने बताया था, यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियां हैं। कौन सी महल की पहाड़ियां हैं, राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। ये राजमहल की पहाड़ियां इस आपके हजारीबाग के पठार में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजमहल की पहाड़ियां कौन से पठार में स्थित है, तो आप बताओगे हजारीबाग का पठार है। और राजमहल की पहाड़ियां मोस्टली झारखंड में स्थित है। कहाँ पे है, झारखंड में स्थित है, देखिएगा। और हम बात करें तो जो स्वर्ण जो नदी है, इस स्वर्ण नदी की अगर बात करें तो ये स्वर्ण नदी निकलती कहाँ से है, आपकी कौन से, आपके छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है, ये आपके जो बंगाल की खाड़ी के अंदर ये अपना मुहाना बनाती है। उद्गम तो कहाँ हो गया इसका, आपकी इसमें कहने का मतलब है, इस जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है, ठीक है। और रांची शहर यानी स्वर्ण रेखा नदी, यानी कि जो रांची शहर किस नदी पर बसा हुआ है, स्वर्ण नदी पर बसा हुआ है, ठीक है। तो स्वर्ण नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है, यानी कि आपका रांची बसा हुआ, जो किसकी राजधानी है, झारखंड की राजधानी है, ठीक है। अब देखते हैं जो आपका जो छोटा नागपुर का पठार है, इस छोटा नागपुर के पठार की खास बात अगर देखें तो इस छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खनिज संसाधन प्राप्त है इसको, इसीलिए इसको भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। जैसे आपको पता है जो रूर क्या है, एक तो राइन नदी और आपका जो जर्मनी के अंदर राइन नदी से क्या होता है, सर्वाधिक जो संसाधनों का ट्रेड होता है, व्यापार होता है, ठीक है। तो उसको रूर नदी के माध्यम से होता है, तो इसीलिए इसको रूर कहते हैं। किसको, आपके छोटा नागपुर के पठार को रूर प्रदेश कहते हैं। तो आपको याद रखना है, छोटा नागपुर के पठार को किस नाम से जानते हैं, इसको भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको छोटा नागपुर पठार की खास बातें मैंने आपको बता दी। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा आपको समझ में आ भी रहा है और आप लगातार इसके नोट्स भी बना रहे हैं। फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई आपकी छोटा नागपुर के पठार की। हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं आपके लास्ट टॉपिक रहेगा, यानी कि आपका शिलांग और मेघालय का पठार की बात करते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो देखिएगा, अब हम बात करते हैं आपके शिलांग के पठार, ठीक है, यानी शिलांग या मेघालय का पठार भी देखिएगा। शिलांग या
मेघालय का पठार। ओके फ्रेंड्स, देखिएगा शिलांग या मेघालय के पठार की हम बात करते हैं। देखिए इससे क्या क्या बातें हैं, इसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा यह पठार स्वतंत्र रूप से न होकर ये आपके प्रायद्वीप के पठार का ही क्या है, ये हिस्सा है। मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रायद्वीप का पठार का हिस्सा आपका शिलांग का पठार है, मेघालय का पठार है, क्योंकि इसमें जो गैप आया है, यानी कि इसको गैप कहते हैं, यानी कि जो मालदा गैप है, यानी कि मालदा गैप क्यों आया है, क्योंकि अरब सागर सॉरी आपकी जो गंगा नदी तंत्र यानी गंगा नदी की सहायक नदियाँ और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी इसके दोनों के बीच के भाग यानी राजमहल की पहाड़ियां और मेघालय के पठार के बीच में ये नदियां क्या है अपने अवसाद लाकर डिपोजिट करते हैं, इसको बर्न यानी उसको धंसा दिया है, ठीक है, उसको पाट दिया गया। तो ये गैप बनता है, उसको गैप को क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं मालदा गैप कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो प्रायद्वीप का पठार का हिस्सा ही आपका मेघालय का और आपका किसका कौन सा मेघालय का पठार और शिलांग का पठार इसी प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। ये कोई स्वतंत्र कोई अलग नहीं है, ये इसी का भाग है। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज में रहते हैं कि शिलांग का पठार पूर्व में है तो ये अलग पठार। नहीं फ्रेंड्स, ये अलग नहीं है, ये सिर्फ प्रायद्वीप पठार का ही हिस्सा, क्योंकि इसका विस्तार यहाँ तक है, क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है यहाँ पर अवसाद लाकर इसको क्या है पाट दिए, उसको बिल्कुल मृदा डिपोजिट करने से ये बिल्कुल ये अलग हो गया है। वैसे मोस्टली इसका भाग यही है, यानी कि प्रायद्वीप पठार का ही ये हिस्सा है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई कि यह स्वतंत्र नहीं है, ये प्रायद्वीप के पठार का ये हिस्सा है। देखिएगा यह हिमालय के दक्षिण में स्थित है। देखिएगा मैंने बताया कि यह आपका जो शिलांग और मेघालय का पठार हिमालय के दक्षिण, देखिए मैंने आपको ये रेड लाइन दिखाई दे रही है, ये पूरा का पूरा हिमालय है। तो ये देखिए हिमालय के दक्षिण में ही स्थित है आपका मेघालय का पठार और आपका शिलांग का पठार ये हिमालय के दक्षिण में है। और अगर देखें तो परंतु ये झारखंड में स्थित राजमहल की पहाड़ियों का ही हिस्सा है, यानी कि राजमहल की पहाड़ियां मैंने बताया था कि आपकी जो आपका जो कहने का मतलब छोटा नागपुर पठार का ही, तो ये इससे राजमहल की पहाड़ियों का ये हिस्सा है। तो कहने का मतलब है कि ये पहली बात, ये जो आपका छोटा नागपुर का पठार है ये स्वतंत्र पठार नहीं है, बल्कि ये प्रायद्वीपीय पठार का क्या है हिस्सा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात अगर देखें कि हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तीसरी बात देखें तो ये है यानी कि राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी तथा गंगा नदी की सहायक नदियों द्वारा इस भाग में मृदा निक्षेप के कारण इसमें गैप बन गया। क्या है? गैप बन गया है। तो इस गैप को क्या बोलते हैं? मालदा गैप कहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है ये, और राजमहल की पहाड़ियों और मेघालय के पठार के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी की सहायक नदियों द्वारा इस भाग में मृदा निक्षेप के कारण इसमें गैप बन गया, और इस गैप को हम किस नाम जानते हैं? मालदा गैप के नाम से हम जानते हैं। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है। देखिएगा इसकी और खास बात अगर देखें तो इस भ्रंश भाग में कौन सा भ्रंश भाग हो गया? ये वाला भ्रंश भाग हो गया। इस भ्रंश भाग में गंगा की सहायक नदियां अपरदित होकर मृदा डिपोजिट करती है। तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा का क्या हो गया? जमा हो गया। तो एक मैदान के रूप में आपको हो गया। तो मैंने बताया था कि एक विशाल मैदान है, यानी मैदान के रूप में हो गया। तो यहाँ पर काफी जलोढ़ मृदा का क्या हो गया? जमा होने से यहाँ पर आपको पता है कि पश्चिमी बंगाल में आपकी जो
खेती होती है, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से खेती होती है, ठीक है, यानी कि जूट की खेती बहुत ही ज्यादा होती है। तो फ्रेंड्स ये अब आपको बात समझ में है। अब देखिए इसकी खास बात और देखते हैं, एक मिनट आप वेट कीजिएगा। हाँ ओके फ्रेंड्स, देखिएगा अब और हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा चौका शिलांग या मेघालय का पठार है। इस पठार में कुछ पर्वत चोटियां हैं। उस पर्वत चोटियों की हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, देखिएगा इस भाग को हम क्या बोलते हैं, इसको हम राजमहल गैप या मालदा गैप कहते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिएगा शिलांग के पठार में 5 पहाड़ियां हैं, तो वो 5 पहाड़ियां कौन कौन सी है, देखिएगा गारो, खासी, जयंतियां और एक है मिकिर और एक रेंगमा की पहाड़ी, ठीकएगा। गारो, खासी, जयंतियां यानी 5 पहाड़ियां हैं इसमें, देखिएगा 5 पहाड़ियां, ठीक है। देखिएगा फर्स्ट में है गारो, दूसरा है खासी, तीसरी है जयंतियां, चौथी है मिकिर पहाड़ी। देखिएगा गारो, खासी, जयंतियां, मिकिर और एक है रेंगमा, ठीक है। फिफ्थ में रेंगमा, रेंगमा पर्वत। देखिए ये 3 तो है आपके मेघालय में, ठीक है, और ये 2 है आपकी असम के अंदर। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखनी, यानी कि कहने का मतलब हो गया कि जो शिलांग का पठार है इसका कुछ भाग आपके असम में भी इसका विस्तार है, ज्यादा नहीं है, बहुत कम मात्रा में, क्योंकि यहाँ पर भी मिकिर पहाड़ी और रेंगमा पहाड़ी भी है। देखिएगा आप घबराने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स, हम जो पहाड़ियों का एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये एक वीडियो हम आपसे इस समक्ष प्रस्तुत करेंगे, तो उसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से, यानी कि बाकी जितने भी पर्वत चोटी हैं उन सभी के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज में मत रहिएगा कि सर आप बीच में बता रहे हो। वैसे मैं आपको इनके पश्चिमी तटीय मैदान की और पूर्वी तटीय मैदान की इन सभी की पहाड़ियों का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, फिर एक संयुक्त रूप से एक वीडियो और बनाऊंगा, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा। देखिए शिलांग के पठार की सबसे ऊंची चोटी, देखिएगा तो शिलांग का जो पठार है इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, देखिएगा नोकरेक है, और नोकरेक कहाँ है, यहाँ पे मेघालय में, और किस पर्वत में है, गारो पहाड़ियों में। देखिएगा ये गारो है, इस गारो है, इसमें सबसे छोटी है, सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक, नोकरेक है, ठीक है कहाँ, मेघालय में, मेघालय। कहने का मतलब हो गया कि शिलांग के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, नोकरेक है, और है कहाँ आपके गारो पहाड़ी के अंदर, और है और कौन सा राज्य में है, आपके मेघालय के पठार में। तो डियर फ्रेंड्स आपको कैसा लग रहा है, मेरे को उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया समझ में भी आ रहा है। और आप प्लीज आप इसके लिंक यानी अपने टीके स्टडी क्लासेस जो क्लास है, इसको चैनल है, उसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो बात हो गई है, अब मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि कौन सा पठार कहाँ है। तो देखिएगा आप मैप जैसे मैंने मैप बना रखा है, आप उसको मैप बना के आप उसको भी ऐसे ही करिएगा। देखिएगा स्टार्ट करते हैं दोबारा से। देखिए ये जो पठार है, देखिएगा ये पठार का नाम क्या है बताइए, असम, ये इसको कर्नाटक का पठार बोलते हैं, कर्नाटक का पठार बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पहले ये कर्नाटक का पठार हो गया। ये कौन सा पठार हो गया, ये हो गया कौन सा, दक्कन का पठार या दक्कन ट्रैक, यानी कि इसको दक्कन ट्रैक बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका दंडकारण्य का पठार, इसको बोलते हैं दंडकारण्य का पठार। ओके फ्रेंड्स समझ में आ रहा ना। देखिएगा ये 3 हो गए। ये आ जाइए, ये कौन सा पठार है, मालवा का पठार, मालवा का पठार है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा आ जाइए, ये कौन सा है और ये कौन सा है, देखिएगा ये आपका हो गया बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया आपका बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। ओके फ्रेंड्स देखिएगा आ जाइए, इधर आ जाइए, ये हो गया आपका छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा
एक मिनट, ये देखो उसको बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, इसी पठार में दो पठार हैं जो मैंने बताया था, जो दामोदर नदी इसको क्या करती है, विभाजित करती है। तो इसको एक पठार को दो हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार, और एक है रांची का पठार, रांची का पठार। ठीक है, झारखंड की राजधानी ये हो गया। अब ये दो पठार यानी इसको संयुक्त रूप से बोलते हैं, यानी इसको शिलांग पठार, शिलांग या मेघालय का पठार भी कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैंने जो भौतिक प्रदेशों के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने सारे भौतिक प्रदेशों के बारे में आपको पढ़ा दिया है, और मैंने आज लास्ट मैंने कवर किया है पठारों के बारे में। ठीक है, अगला जो वीडियो रहेगा पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियां, पूर्वी घाट की प्रमुख चोटियां, प्रायद्वीप पठार की कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं, मेघालय के पठार की कौन सी चोटी है, अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, पश्चिमी सह्याद्री, सेवराय की पहाड़ियां, नीलगिरी, अन्नामलाई की पहाड़ियां, नन्नामलाई की पहाड़ियां, कार्डामन की पहाड़ियां, ठीक है, बाबा बुदन की पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, कुद्रेमुख की पहाड़ियां हैं, सभी पहाड़ियों, महाबलेश्वर की पहाड़ियां, सभी पहाड़ियों के हम डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप इस लिंक को अब अपने फ्रेंड सर्कल में इसको लिंक को शेयर कर दीजिएगा। तो प्लीज डियर फ्रेंड्स, इसके लगातार आप इसके नोट्स भी बनाइएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज मैं यही उम्मीद पे हूँ कि आने वाले जो वीडियो से पहले कितने अपने फ्रेंड सर्कल में इसके लिंक को शेयर करते हैं और कितने मेरे सब्सक्राइब बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब मैं कल मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।